जय हिंद, जय भारत। कर्मचारी पेंशनर्स और फैमिली पेंशनर्स की वेलफेयर से जुड़ी जानकारियों के साथ मैं रीना सुथार आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज के इस वीडियो की शुरुआत करते हुए सबसे पहले बात कर लेते हैं उन टॉपिक की जिसकी जानकारी लेकर आज के इस वीडियो में आई हूँ। देखिए, आज के इस वीडियो में 8वें वेतन आयोग से जुड़ी हर एक परत के बारे में बात करेंगे। अगर आज का ये वीडियो आपने अंत तक देख लिया तो इस 8वें वेतन आयोग के बारे में ऐसी बहुत सारी जानकारी आपको देखने के लिए मिलेगी जो अभी तक शायद आपको नहीं पता थी। तो ऐसे में काफी महत्वपूर्ण हो जाता है वीडियो। आप सभी से निवेदन है कि वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। इस चैनल के माध्यम से दी गई जानकारी अगर आप सभी लोगों के लिए यूजफुल रह रही है तो लाइक और शेयर कर दीजिएगा। इस वीडियो को हाइप करके हर एक कर्मचारी पेंशनर्स तक वीडियो की जानकारी पहुंचाइएगा। आप चाहें तो चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, लेकिन अगर सब्सक्राइब नहीं किया है जल्दी से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, नोटिफिकेशन ऑन रखिए, फिर वीडियो को देखना कंटिन्यू करिए। तो इसी के साथ ज्यादा देर ना करते हुए सीधे आज के इस वीडियो के टॉपिक पर आते हैं। और देखिए, 8वें वेतन आयोग यानी 8CPC एक संतुलित और न्याय संगत दृष्टिकोण की बात करेंगे अगले 10 से 15 मिनट में। जैसे कि मैंने वीडियो की शुरुआत में कहा था, 8वें वेतन आयोग की हर एक परत के बारे में हम बात करेंगे। देखिए, 8CPC का मुख्य उद्देश्य क्या है। सबसे पहले हमारे सर्विस पेंशनर्स भाइयों को तो इसके बारे में पता होगा ही, लेकिन हमारी जो फैमिली पेंशनर्स बहनें हैं उनको ये जानना जरूरी है कि उद्देश्य क्या है ये वेतन आयोग का। एक न्याय संगत ढांचे का निर्माण करना। 8वें केंद्रीय वेतन आयोग यानी 8CPC का मुख्य उद्देश्य केवल मुद्रास्फीति को बेअसर करना नहीं होना चाहिए, बल्कि वास्तविक आय में वृद्धि और पेंशन भोगियों के लिए उचित सामाजिक सुरक्षा सुनिश्चित करना है। अब इसमें देखिए, पारदर्शिता की यहाँ पर बात की गई है। वेतन मैट्रिक्स और कैडर प्रबंधन में स्पष्टता होनी चाहिए। समानता की अगर बात करें तो प्रदेश स्तर और उच्च स्तर के बीच वेतन का उचित अनुपात होना चाहिए। इसके साथ स्थिरता को देखते चले, भत्तों पर अत्यधिक निर्भरता कम करके मूल वेतन यानी बेसिक पे को मजबूत करना, ये भी वेतन आयोग का काम है। तो एक अच्छी तरह से डिजाइन किया गया वेतन ढांचा कर्मचारियों के मनोबल और पेंशन भोगियों के कल्याण दोनों के लिए काम करता है। ऐसा देखिए, वेतन संरचना का मूल आधार क्या है? बेसिक पे और मिनिमम पे, ये ही बेसिक आधार है। मूल वेतन यानी कि बेसिक पे वेतन संरचना का मुख्य तत्व है, क्योंकि इसी पर देखिए पेंशन, ग्रेजुइटी और अन्य लाभ जो है वो निर्भर करते हैं। ऐसे में बेसिक पे जो है वो पेंशन है, ग्रेजुइटी है और अलाउंसेस है, इन सभी पर जो है असर डालती है। न्यूनतम वेतन यानी मिनिमम पे की यहाँ पर बात की गई है। इसे 1/1/2026 के मूल्य सूचकांक और भारतीय श्रम सम्मेलन के मानकों के आधार पर वैज्ञानिक रूप से तय किया जाना चाहिए। यानी यहाँ पर देखिए 1 जनवरी 2026 से जो सूचकांक है उसके बारे में बात की गई है। इसके बाद देखिए, मूल वेतन की अगर बात करें यानी बेसिक पे, महंगाई, बढ़ती जीवन लागत और सार्वजनिक सेवा की गरिमा को सटीक रूप से प्रतिबिंबित करना चाहिए। यानी ये वेतन आयोग में कर्मचारी और पेंशनर्स का अच्छी तरीके से ख्याल रखिए, उनके जीवन जरूरियातों को ध्यान में रखिए। निजी क्षेत्र और सार्वजनिक क्षेत्र के मुआवजे के बीच बढ़ती खाई को पाटने के लिए उच्च न्यूनतम वेतन आवश्यक है। इसके बारे में भी यहाँ पर बात की गई है। इसके साथ देखिए निष्कर्ष क्या निकलता है। भत्तों के बजाय मूल वेतन को मजबूत करना दीर्घकालिक वित्तीय सुरक्षा के लिए अनिवार्य है। यानी इस वेतन आयोग में अलाउंसेस की बात नहीं करके बेसिक पे जो है उस पर जोर दिया गया है। यानी बेसिक पे बढ़ना चाहिए, तभी सही मायनों में कर्मचारी और पेंशनर्स जो है उनको फायदा होगा। इस पर यहाँ पर जोर दिया गया है। अब वेतन वृद्धि की बात करते चले। वेतन वृद्धि और फिटमेंट फैक्टर की चुनौतियां क्या है? देखिए, मुद्रास्फीति, इसकी अगर बात करें तो 3% वेतन वृद्धि जो अभी हाल में हमें मिल रही है, इसमें देखिए बदलाव की मांग क्या है। वर्तमान में स्थिति क्या है? 3% वार्षिक वृद्धि जो है महंगाई के कारण प्रभावहीन है। यानी महंगाई को रोकने के लिए, कर्मचारी पेंशनर्स को महंगाई से राहत दिलाने के लिए वार्षिक 3% की वृद्धि जो है वो काफी नहीं है। प्रस्तावित मांग क्या है? 5% वार्षिक वृद्धि या कुछ वर्षों की सेवा के बाद आवधिक अतिरिक्त वेतन वृद्धि, यहाँ पर इसकी मांग की गई है। कुछ संगठन जो है वो 6% तक की जो है मांग कर रहे हैं। अब इसमें फिटमेंट फैक्टर की अगर बात करते चले
तो 8वें वेतन आयोग द्वारा अपनाया गया फिटमेंट फैक्टर केवल महंगाई भत्ता इसको बेअसर करने वाला नहीं होना चाहिए, बल्कि इसमें वास्तविक आय वृद्धि यानी जो है रियल इनकम ग्रोथ शामिल होनी चाहिए। असर दिखना चाहिए, बेसिक पे बढ़नी चाहिए, अलाउंसेस में बढ़ोतरी होनी चाहिए। कुछ इस हिसाब से यहाँ पर जो है बात की गई है। अब पे मैट्रिक्स और वेतन संपीड़न इसके बारे में भी यहाँ पर जो है बात की गई है। देखिए कैसे स्तर में संपीड़न की अगर बात करें तो मध्य और उच्च स्तर के बीच पदोन्नति पर वित्तीय प्रोत्साहन कम हो गया है। इसे ठीक करने के लिए स्तरों के बीच उचित दूरी होनी चाहिए, यानी प्रमोशन के बारे में भी यहाँ पर जो है बात की गई है। इसके बाद अधिकतम वेतन अनुपात की अगर बात करें तो न्यूनतम और अधिकतम वेतन के बीच एक तर्कसंगत और स्वीकार्य अनुपात बना रहना चाहिए, यानी जो पे लेवल 1 से लेकर जो पे लेवल 18 तक है या उनके बीच जो है एक बहुत बड़ी जो खाई है उसको कम करने की यहाँ पर जो है जरूरत हो गई है। भारतीय रेलवे जैसे बड़े संगठनों ने सीमित पदोन्नति के कारण कर्मचारी उच्च वेतन स्तर तक पहुंचे बिना ही सेवानिवृत्त हो जाते हैं, जो एक बेहद ही गंभीर बात है जिसके बारे में यहाँ पर बात की गई है। अब देखिए वेतन और पेंशन लीकेज एक अटूट चक्र है, ये कैसे इनको लिंक किया गया है इसके बारे में यहाँ पर बात की गई है। बेहतर मूल वेतन यानी एक अच्छा बेसिक पे मिला तो कैसे फायदा होगा। देखिए जो रिटायर है यानी सेवारत कर्मचारी है, जो अभी सर्विंग एम्प्लॉइज है, उसके बारे में यहाँ पर बात की गई है। मजबूत फिटमेंट फॉर्मूला, एक अच्छा फिटमेंट फैक्टर कैसे उनकी सैलरी अलाउंसेस में बढ़ोतरी करेगा। पिछले और नए पेंशन भोगियों के बीच समानता, इसकी भी जो है यहाँ पर बात की गई है। इसके साथ सेवानिवृत्ति पर उच्च नॉशनल पे इसके बारे में, और साथ साथ पेंशन भोगी यानी पेंशनर्स को भी ध्यान में रखिए। कुछ इस तरीके से विस्तार से ये सारी मांगे बकायदा सारे कागज कार्रवाई के साथ जो है वेतन आयोग की कमेटी के सामने पहुंचाई जा रही है। अब यहाँ पर देखिए भत्तों के बारे में यानी अलाउंसेस के बारे में भी बात की गई है। भत्तों पर अत्यधिक निर्भरता बनाम मूल वेतन यानी बेसिक पे और अलाउंसेस की अगर बात करें तो आप डिफरेंस देख पा रहे हैं। बेसिक पे और अलाउंसेस में कितना डिफरेंस है। सेवानिवृत्ति के बाद भत्ते बंद हो जाते हैं, लेकिन आवास और स्वास्थ्य जैसी जरूरतें बढ़ जाती हैं। यानी जब कोई कर्मचारी रिटायर होता है तो ऐसा नहीं होता कि उसको जो है उसके खर्चे कम हो जाते हैं, बल्कि और बढ़ जाते हैं। तो इसके बारे में भी यहाँ पर बात की गई है। समय के साथ वेतन संरचना में मूल वेतन की तुलना में भत्तों का हिस्सा बहुत बढ़ गया है, जो दीर्घकालिक सुरक्षा के लिए हानिकारक है। पेंशन पर इसका क्या प्रभाव है। अधिकांश भत्ते पेंशन के लिए नहीं गिने जाते हैं, जिसमें सेवानिवृत्ति के बाद आय में भारी गिरावट आती है। आवधिक संशोधन की अगर बात करें तो एचआरए, परिवहन भत्ते यानी कि टीए और जोखिम भत्तों को जीवन यापन की वर्तमान लागत के अनुसार स्वचालित रूप से संशोधित किया जाना चाहिए। यानी कि इसका बात यहाँ पर क्या निकल कर आ रही है कि देखिए अलाउंसेस जो हैं वो पेंशनर्स के लिए भी होने चाहिए। इसके साथ देखिए यहाँ पर कहा गया है कि भत्तों का तार्किकीकरण होना चाहिए, लेकिन कठिन और जोखिम भरे काम करने वालों का नुकसान किए बिना, तो इसका भी जो है ध्यान रखिए। अब कल्याणकारी उपाय की अगर बात करें तो अग्रिम सुविधाएं का आधुनिकीकरण, इसके बारे में यहाँ पर देखिए डिटेल में बात की गई है। अग्रिम कर्मचारियों को व्यावसायिक ऋणों के भारी ब्याज के बिना जीवन स्तर सुधारने में मदद करते हैं। इन्हें वर्तमान बाजार के मूल्यों के अनुरूप अपडेट किया जाना चाहिए। अगर अभी तक आपने विस्तार से इस वीडियो को देखा है, बहुत ध्यान से वीडियो को देखा है, तो आप समझ पाएंगे कि आज की ये रिपोर्ट, जैसे कि मैंने वीडियो की शुरुआत में कहा था कि 8वें वेतन आयोग में जो मांगे हैं उसकी हर एक परत को हम समझेंगे। अब जो भी ये मांगे हैं ना सिर्फ कर्मचारी बल्कि पेंशनर्स के हित की भी है, काफी डिटेल में इसके बारे में यहाँ पर बात की गई है। देखिए हाउस बिल्डिंग एडवांस की अगर बात करें तो संपत्ति की बढ़ती कीमतों को देखते हुए सीमा में भारी वृद्धि हो और इसके साथ साथ प्रक्रिया सरल हो और ब्याज दर जो है नाम मात्र हो, शहरों का वर्गीकरण अपडेट हो इसके बारे में। इसके साथ साथ पर्सनल कंप्यूटर एडवांस की अगर बात करें तो डिजिटल युग में इसे केवल पीसी नहीं बल्कि लैपटॉप और टैबलेट तक बढ़ाया जाए। सेवानिवृत्ति के बाद भी डिजिटल संपर्क आवश्यक हो जाता है। तो इसके साथ जैसे कि मैंने कहा कर्मचारियों और साथ ही में पेंशनर्स के बारे में भी बात की गई है। अब अदर एडवांस की अगर बात करें तो त्योहार,
चिकित्सा और शिक्षा अग्रिम को सीमाएं मुद्रास्फीति के साथ जो है ऑटोमेटिकली बढ़ाई जाए, जैसे कि कुछ अलाउंसेस जो है वो रिटायरमेंट के बाद भी चलने चाहिए। तो अग्रिम सुविधाएं समकालीन जरूरतों के अनुरूप और कर्मचारी हितैषी होनी चाहिए। बहुत सारी मांगे ऐसी हैं जो 7वें वेतन आयोग में नहीं थी, 6ठे वेतन आयोग में नहीं थी, लेकिन 8वें वेतन आयोग में है। कल्याणकारी और सुरक्षा सुविधाएं, गरिमा की गारंटी, देखिए इसके बारे में यहाँ पर क्या की गई है, छुट्टियों की बात की गई है, मंजूरी की प्रक्रिया सरल हो, सबसे महत्वपूर्ण हो जाता है ये। सेवानिवृत्ति के समय लीव इनकेसमेंट की संचय सीमा जो है बढ़ाई जानी चाहिए। इसके साथ समूह बीमा की अगर बात करें तो वर्तमान वित्तीय वास्तविकताओं के अनुसार पूरी तरह अपर्याप्त है। बीमा कवर को भारी मात्रा में बढ़ाया जाए और फंड उपयोग में पूर्ण पारदर्शिता हो। इसके साथ एक्स ग्रेसिया और इसके बारे में बात की गई है। मृत्यु या दुर्घटना के मामलों में मुआवजा राशि को वर्तमान लागत के अनुसार बढ़ाया जाए। वर्कमैन और इसके साथ साथ कंपनसेशन एक्ट की सीमाएं तर्कसंगत हो और प्रक्रिया समयबद्ध हो। जैसे कि मैंने कहा कि कुछ ऐसी परेशानियां जो कर्मचारी पेंशनर्स को आ रही हैं, उनके परिवारों को आ रही हैं, उसके बारे में भी यहाँ पर बात की गई है। साथ ही में स्वास्थ्य, यात्रा और बचत सुविधाओं का सुदृढ़ीकरण होना चाहिए। चिकित्सा सुविधाओं की अगर बात करें, यानी मेडिकल्स की अगर बात करें, तो देखिए स्वास्थ्य मंत्रालय सीजीएचएस के स्तर पर निजी अस्पतालों का केंद्रीकृत इम्प्लीमेंट होना चाहिए, न कि अलग अलग विभागों द्वारा कैशलेस इलाज और दवाओं की पर्याप्त उपलब्धता सुनिश्चित हो। तो इसके बारे में ध्यान दीजिए, यानी अगर किसी के पास सीजीएचएस का कार्ड है तो उसको किसी भी तरीके की परेशानी नहीं होनी चाहिए, वो किसी भी अस्पताल वगैरह में जाके इलाज करा दीजिए। एलटीसी की अगर बात करें तो दावा प्रक्रिया सरल हो, प्रतिबंध कम हो और प्रतिपूर्ति जो है वो सीमा वर्तमान यात्रा लागत को दर्शाए। इसके साथ भविष्य निधि की बात करते हुए देखिए यहाँ पर कहा गया है कि ब्याज दर बाजार के अनुकूल हो और खातों तक रियल टाइम डिजिटल पहुंच सुनिश्चित हो। तो देखिए पेंशन भोगियों को केवल सीमित सरकारी अस्पतालों में ही इलाज कराने की मजबूरी से मुक्त कर दिया जाए और इसी के साथ साथ एक अच्छी खासी चिकित्सा सुविधाओं का विकल्प जो है उनको मिलना चाहिए। जैसे कि मैंने कहा कि अगर सीजीएचएस का कार्ड है तो उसका फायदा जो है पेंशनर्स को भी मिलना चाहिए। इसके साथ यहाँ देखिए प्रदर्शन प्रोत्साहन के स्पष्ट नियम कुछ होने चाहिए। वेरिएबल पे को दक्षता बढ़ाने के लिए इस्तेमाल किया जाना चाहिए, लेकिन इसके नियम जो है कुछ होने चाहिए। इसके बाद देखिए यहाँ पर कहा गया है कि पूरक प्रकृति की अगर बात करें तो यह मूल वेतन या पेंशन का विकल्प नहीं होना चाहिए। पेंशन हमेशा स्थिर वेतन पर आधारित होनी चाहिए। सामूहिक प्रदर्शन की अगर बात करें, रेलवे जैसे विभागों में काम सामूहिक होता है, इसीलिए व्यक्तिगत के बजाय समूह प्रदर्शन को जो है इनाम उसको इसके मामले में भी इनाम उनको देना चाहिए। पारदर्शिता की अगर बात करें तो मूल्यांकन व्यक्तिपरक नहीं होना चाहिए। मौजूदा बोनस प्रणाली जारी रहनी चाहिए और महंगाई के अनुसार इसे अपडेट किया जाना चाहिए। यानी बोनस को लेकर भी जो है यहाँ पर कुछ नियम जो है बदलाव करने की मांग की गई है। अब भारत सरकार में इम्प्लीमेंट और पोस्टिंग अगर इसकी बात करें तो पारदर्शिता की अगर बात करें, पात्रता और मूल्यांकन मापदंड जो है सार्वजनिक और अत्यंत स्पष्ट होने चाहिए। समान अवसर सबको मिलना चाहिए। सभी कैडरों, विभागों और क्षेत्रों को बिना किसी पक्षपात के समान अवसर मिलने चाहिए। इसके साथ देखिए और क्या मांग है, योग्यता आधारित चयन का मुख्य रूप चयन जो है वो मुख्य रूप से योग्यता, पेशेवर क्षमता, ट्रैक रिकॉर्ड और इसके साथ सत्यनिष्ठा पर होना चाहिए। अब इसके साथ फील्ड अनुभव की अगर बात करें तो नीति कार्यान्वयन और इसके साथ साथ ये जो व्यवहारिक ज्ञान उसको उचित मान्यता मिलनी चाहिए। तो जैसे कि मैंने कहा कि बहुत विस्तार से जो है इसके बारे में बात की गई है। अब प्रभावी कैडर प्रबंधन की अगर बात करें तो देखिए यहाँ पर आप जैसे कि इस पूरी वीडियो के माध्यम से देख पा रहे हैं, डीपीसी की यहाँ पर बात की गई है, जो अवरोध आ रहे हैं, कैडर प्रबंधन जीवन चक्र किस हिसाब से चलता है। देखिए योजना, फिर समीक्षा, फिर कौशल विकास, कुछ बहुत सारे ऐसे जो है चक्र जिससे आगे बढ़कर जो है उनका प्रमोशन वगैरह या जो
भेजा जाना चाहिए उसमें जो है होता है। अब डीपीसी में देरी से बचाव की अगर बात करें तो विभागीय पदोन्नति समितियों के आयोजन में देरी करियर को तबाह करती है। रिक्तियां समय पर भरी जानी चाहिए। वैज्ञानिक कैडर समीक्षा की अगर बात करें तो तकनीकी बदलाव और बढ़ते वर्कलोड के अनुसार कैडर की नियमित और वैज्ञानिक समीक्षा होनी चाहिए। स्थानांतर नीति की अगर बात करें तो पोस्टिंग और ट्रांसफर की नीति पारदर्शी हो, जिसमें स्वास्थ्य, पारिवारिक परिस्थितियों और सेवानिवृत्ति के करीब होने का ध्यान जो है वो रखा जाए। अब इसका निष्कर्ष क्या निकल कर आ रहा है? देखिए, कैरियर में प्रगति आएगी, एमएससीपी और पदोन्नति का संकट जो है वो टलेगा। वर्तमान में समस्या क्या है? 10 साल वित्तीय अपग्रेडेशन के बीच 10 साल का लंबा और निराशाजनक अंतर है। इसको भी यहाँ पर यानी एमएससीपी मिलने का जो समय है उसको यहाँ पर कम करने की जो बात है वो की जा रही है। अब सुधार की क्या मांग है? जैसे कि मैंने कहा कि इसको 10 साल के बदले 5 साल कर दीजिए, यानी हर 5 साल में ऑटोमेटिकली प्रमोशन होना चाहिए। जैसे कि इस अंतर को घटाकर 5 साल कर दीजिए। विसंगतियां क्या है और संरचनात्मक मांग क्या है? देखिए, विसंगतियां क्या है? एमएससीपी के बाद पे मैट्रिक्स में जूनियर सीनियर के बीच वेतन विसंगतियों को तत्काल ठीक किया जाए। कुछ इस तरीके से यहाँ पर इसकी मांग की गई है। इसके बाद केवल वित्तीय अपग्रेडेशन ही नहीं बल्कि कैडर पुनर्गठन के माध्यम से नियमित पदोन्नति के वास्तविक अवसर जो है वो बनाए जाए। करियर की प्रगति में देरी नहीं होनी चाहिए। यह कार्यकुशलता और मनोबल को सीधे सीधे जो है प्रभावित करती है। तो कुछ अगर मैं कहूँ तो एमएससीपी को लेकर भी जो निजी क्षेत्र में जिस तरीके से प्रमोशन के रूल्स होते हैं, कुछ उस हिसाब से यहाँ पर उस बात को ध्यान में रखते हुए भी यहाँ पर जो है बात की गई है। अब सामाजिक सुरक्षा की बात करें, सेवानिवृत्ति लाभ और पेंशन को देखते चले। जैसे कि वीडियो की शुरुआत में मैंने कहा था कि ना सिर्फ कर्मचारी बल्कि पेंशनर्स के बारे में भी यहाँ पर बात की गई है। अब डीसीआरजी की अगर बात करें तो ग्रेजुएटी की सीमा को बढ़ती महंगाई के अनुरूप अनिवार्य रूप से बढ़ाया जाए और भुगतान बिना किसी देरी के हो। इसके साथ ओपीएस, एनपीएस और यूपीएस के बारे में बात करें, 2004 के बाद सेवानिवृत्त होने वाले कर्मचारियों के लिए पुरानी पेंशन योजना की बहाली की मांग, ताकि शेयर बाजार के जोखिमों के बिना अनुमानित पेंशन सुनिश्चित हो सके। इसके बाद देखिए क्या मांग है। ओआरओपी की बात करें तो नागरिक सेवाओं में भी समान रैंक और समान सेवा अवधि वाले कर्मचारियों के लिए समान पे सेशन का सिद्धांत जो है वो लागू हो, यानी डिफेंस के स्तर पर सभी जो केंद्रीय कर्मचारी है उनके लिए 1 रैंक 1 पेंशन होना चाहिए। अब तरलता की अगर बात करें तो पेंशन कम्यूटेशन और लीव इनकेसमेंट की अगर बात करते चले, कम्यूटेशन बहाली की अवधि जैसे कि कल के वीडियो में विस्तार से हमने बात की थी, 15 साल को घटाकर यहाँ पर देखिए इस जो संगठन है उन्होंने 10 साल की मांग की है, यानी 15 साल के बजाय 10 साल जो है तब तक ही कम्यूटेशन कटना चाहिए। वर्तमान में पेंशन बहाली की अवधि 15 वर्ष है, जो बहुत लंबी है। कम ब्याज दर के वर्तमान दौर में इसे घटाकर 10 से 12 वर्ष किया जाना चाहिए। देखिए, जैसे जैसे कम्यूटेशन की बात चल रही है, वीडियोस में आप लोग भी देख रहे हैं, जो अभी वर्तमान में जो कर्मचारी हैं वो भी कम्यूटेशन को लेकर इतनी जानकारी देख रहे हैं, तो मुझे नहीं लगता कि अब आने वाले दिनों में जो कोई कर्मचारी आएगा वो कम्यूटेशन लेने के बारे में सोचेगा। हो सकता है कि वो इसको स्किप भी कर दे, क्योंकि अगर कम्यूटेशन के तौर पर हमें ज्यादा ब्याज देना पड़ता है और अगर हम बैंक से सीधे लोन लेते हैं तो हमें कम ब्याज दर देना पड़ता है, तो कोई कम्यूटेशन लेगा ही क्यों। अब लीव इनकेसमेंट की अगर बात करें तो इसको देखिए, छुट्टियों के मुआवजे की सीमा को वेतन संशोधन और मुद्रास्फीति के अनुसार बढ़ाया जाए। तो कुछ इस तरीके से अलग ऑर्गेनाइजेशन के माध्यम से कुछ अलग मांगे जो है रखी जा रही है। अब 8वें वेतन आयोग से प्रमुख अपेक्षाएं क्या है? द फेयर वैल्यू मैट्रिक्स की अगर बात करें तो पे वेतन 3% की जगह 5% वेतन वृद्धि, महंगाई को पछाड़ने वाला मजबूत फिटमेंट फैक्टर, ये मांग है। इसके साथ साथ कल्याण वेलफेयर से जुड़े मुद्दों की बात करें तो एचबीए में वृद्धि और निजी अस्पतालों का स्वास्थ्य मंत्रालय स्तर पर केंद्रीयकृत इम्प्लीमेंट। अलाउंसेस की बात करें तो मूल वेतन का सुदृढ़ीकरण, भत्तों का स्वचालित महंगाई सूचकांक से लिंक। और प्रोत्साहन की बात करें तो टीम आधारित बोनस प्रोत्साहन का पेंशन पर कोई नकारात्मक प्रभाव नहीं पड़ना चाहिए। इसके बाद देखिए, प्रगति की बात करें तो एमएससीपी अवधि 10 वर्ष से घटाकर 5 वर्ष, वैज्ञानिक कैडर समीक्षा की जानी चाहिए। ओपीएस की बहाली 10-12 वर्ष में, कम्यूटेशन की बहाली और नागरिक ओआरओपी समानता, ये सारी वो मांगे हैं जो 8वें वेतन आयोग की कमेटी से जो है की जा रही हैं। अलग अलग जो संगठन है वो अलग अलग मांग कर रहे हैं, लेकिन जैसे कि हम इसके बारे में लगातार बात कर रहे हैं
तो हमने ये देखा है कि चाहे फिटमेंट फैक्टर का आंकड़ा हो, एमएससीपी से जुड़े हुए मुद्दे हो, या बहुत सारे ऐसे अलाउंसेस हैं जिसके बारे में बात करनी हो, तो ज्यादातर जो संगठन है, ऑर्गेनाइजेशन है, उनकी मांग सेम ही रही है। लेकिन कुछ ऐसे संगठन है जिनकी मांगों में कुछ थोड़ा बहुत जो है बदलाव है, या कुछ मांगे जो है बेहतर भी है। तो आज के इस वीडियो में विस्तार से हमने इसके बारे में बात की। अब ये सारी जानकारी आप सब लोगों को कैसी लगी, कमेंट्स के माध्यम से जरूर से शेयर करिएगा। इसी के साथ मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।